नमस्कार, मैं हूं सचिन, लेकर हाजिर हूं जो कहेंगे सच कहेंगे। नेहरू नेहरू नेहरू, जी, जवाहरलाल नेहरू को बीजेपी हर मुद्दे में जिंदा रखना चाहती है। देश में कुछ भी हो, उसकी तुलना नेहरू के फैसले से की जाती है। ताजा विवाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का है। राजनाथ सिंह ने कहा कि पंडित नेहरू बाबरी मस्जिद का निर्माण सरकारी पैसे से करवाना चाहते थे, लेकिन सरदार पटेल ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया था। इतिहास की किस किताब में लिखी है यह बात? राजनाथ सिंह ने यह नहीं बताई। अब तो सियासत में एक नया ट्रेंड चल रहा है कि हिट एंड रन, बिना सबूत हमला करो और भाग जाओ। तो सवाल यह, कांग्रेस ने पूछा कि राजनाथ सिंह के इस बयान के क्या प्रमाण हैं? सवाल यह कि इतने पुराने इतिहास के पन्ने पलटकर राजनाथ सिंह क्या संदेश देना चाहते हैं? और सवाल यह भी कि आज के भारत में मंदिर मस्जिद का मुद्दा उठाने की जरूरत आखिर क्यों आन पड़ी? वहीं दूसरी स्टोरी तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी के एक बयान से जुड़ी। रेवंत रेड्डी ने एक जनसभा में कहा कि हिंदुओं में हर समस्या से निजात पाने के लिए अलग अलग भगवान है। जिसकी शादी नहीं हुई है उसके लिए अलग भगवान है, जो शराबी है उसके लिए अलग भगवान है। अब इसको लेकर बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर हो गई। सवाल यह कि रेवंत रेड्डी ने जो कहा, क्या वो गलत कहा है? अलग अलग देवी देवताओं का नाम लेने से बीजेपी को परेशानी क्यों हुई है? तो आज इसी पर जो कहेंगे सच कहेंगे। शुरुआत रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयान से करते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंदिर मस्जिद को लेकर इतिहास का एक नया पन्ना पलटा। उनके इस पन्ने में पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल के रिश्तों के जिक्र के साथ साथ उनकी सोच का भी उदाहरण है, जिसके केंद्र में है बाबरी मस्जिद और गुजरात का सोमनाथ मंदिर। राजनाथ सिंह ने कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू सरकारी पैसे से बाबरी मस्जिद का निर्माण कराना चाहते थे, लेकिन उसका विरोध गुजराती मां की कोख से पैदा लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल, उस समय पटेल ने सरकारी पैसे से मस्जिद नहीं बनने दी। इसके साथ ही राजनाथ सिंह ने गुजरात के सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण को लेकर पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल के बीच क्या विवाद हुआ था, इसका भी जिक्र किया है। पहले राजनाथ सिंह का वो बयान सुनिए, फिर आपको इस पर पूरी सियासत और विश्लेषण बताएंगे। भाइयों, वल्लभ भाई पटेल उदार व्यक्ति भी थे। वे सच्चे अर्थों में सेकुलर थे, पंथ निरपेक्ष थे। वे तुष्टीकरण में विश्वास नहीं करते थे। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू बाबरी मस्जिद के मुद्दे पर सरकारी खजाने से पैसा खर्च करने की बात जब उन्होंने छेड़ी थी, सरकारी खजाने से पैसा खर्च करके बाबरी मस्जिद बनवाई जानी चाहिए, तो उसका भी विरोध यदि किसी ने किया था तो गुजराती मां की कोख से पैदा हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ही किया था, मेरे बहन भाई। और उस समय सरकारी पैसे से उन्होंने बाबरी मस्जिद नहीं बनने दिया। नेहरू जी ने सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण का सवाल उठाया। नेहरू जी ने क्या कहा? जब पुनर्निर्माण का सवाल उठाया तो बड़े ही शांत भाव से सरदार ने शांत पर दृढ़ स्वर में इस बात को स्पष्ट किया कि सोमनाथ मंदिर का मामला अलग है। वहां 30 लाख रुपए जनता ने दान दिए हैं, एक ट्रस्ट बनाया गया है और इस काम में सरकार का एक कौड़ी भी पैसा खर्च नहीं हुआ है। यह सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बनाया। अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जैसे ही इतिहास के ये पन्ने पलटे, देश की मौजूदा सियासत में उबाल आ गया। राजनाथ सिंह के इस बयान पर कांग्रेस आग बबूला हो गई। कांग्रेस की ओर से तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी।
कांग्रेस कह रही है कि यह सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए है। साथ ही ये पूछ भी रही है कि आखिर राजनाथ सिंह ने ये इतिहास कहां से पढ़ लिया। देश के पहले पीएम पंडित जवाहरलाल नेहरू सरकारी फंड से बाबरी मस्जिद बनाना चाहते थे, जिसे सरदार पटेल ने रोका था। ये बयान देकर देश के मौजूदा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मौजूदा सियासत में एक नई बहस छेड़ दी। उनके बयान को कांग्रेस ने आड़े हाथों लिया। कांग्रेस महासचिव और गांधी परिवार से आने वाली पार्टी सांसद प्रियंका गांधी ने दो टूक कहा है कि उन्होंने ये बयान ध्यान भटकाने के लिए दिया है। ये सब डिस्ट्रैक्शन है, असली मुद्दे हैं, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिन पे चर्चा होनी चाहिए, जिन पे बात होनी चाहिए। और ये सब रोज ये कुछ ना कुछ डिस्ट्रैक्शन उठा लेते हैं ताकि हम फिर बयान दें, वो बयान दें, और जो असली मुद्दे हैं पब्लिक के वो उस पर कोई चर्चा ना हो। 60 साल के बाद न सिर्फ कांग्रेस बल्कि कांग्रेस के सहयोगी दलों ने भी राजनाथ सिंह के बयान की आलोचना करते हुए एक सुर में कहा कि जनता के सरोकार से जुड़े मुद्दों को छोड़कर इस तरह की बातें करने की अब क्या जरूरत है। खासकर राजनाथ सिंह जैसे नेता को तो इस तरह की बात बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। 60 साल के बाद उस प्रसंग पर बात करना और एक नया शगुफा छोड़ना, जिसने कहा है उसने, और आप सवाल कर रहे हो तो आपने, जनता के सरोकार से के मुद्दे जो हैं उन मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए लगता है आपने कोई इस तरह का योजना या प्लान बनाया है, उस पे आप बहस कर रहे हो। मुझे नहीं पता राजनाथ सिंह जी कौन सी इतिहास की किताबें पढ़ते हैं, पर मैं अब ये कहूंगी हम 2025 में हैं। जवाहरलाल नेहरू जी देश के पहले प्रधानमंत्री, सक्सेसफुल प्रधानमंत्री रहे। देश को उन्होंने दशा और दिशा दिखाई उस समय पर जब ब्रिटिशर्स देश छोड़कर गए थे, गरीबी छाई हुई थी, और आने वाले समय में देश का क्या दिशा होगी उसको ठहराने में काम किया था। अब बार बार उनको गड़े मुर्दे उखाड़ कर कुछ नया इतिहास बनाना ना रक्षा मंत्री को सुहाता, ना देश के प्रधानमंत्री को सुहाता, ना भारतीय जनता पार्टी को सुहाता। बार बार इन चीजों को उठाकर ध्रुवीकरण करने की कोशिश करना, क्योंकि उनकी निगाह 2027 की उत्तर प्रदेश के चुनाव में है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ये अमित शाह जी कहते ना तो मुझे आश्चर्य और दुख नहीं होता। राजनाथ सिंह जी को भी अब ये सब बोलना पड़ रहा है, ये मेरे लिए दुख का विषय है। इतिहास तो बदल नहीं पाओगे। मैंने तो अभी भी कई बार कहा है कि आपको तो दूसरों की जरूरत भी नहीं पड़ेगी राजनाथ जी। आप खुद वो लेटर्स पढ़िए, चिट्ठियां जो आदान प्रदान हुई, कम से कम बाकी मंत्रिमंडल के आपके सहयोगियों की तरह आप व्हाट्सएप पे मत रहिए। इस वक्त देश की संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है, लिहाजा हर पार्टी के तमाम सांसद संसद भवन पहुंचते हैं। कांग्रेस के भी कई और सांसद सत्र में शामिल होने के लिए संसद भवन पहुंचे। जब उन लोगों से राजनाथ सिंह के बयान को लेकर पूछा गया तो उन्होंने साफ साफ कहा कि आखिर राजनाथ सिंह कौन सी किताब पढ़ते हैं। कांग्रेस सांसदों ने पूछा कि राजनाथ सिंह ने जो कहा है उसका प्रमाण क्या है। नेहरू ने उन्हें उप प्रधानमंत्री बनाया, अपना गृह मंत्री बनाया, और दोनों में इतना सामंजस्य था। जब अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते थे ना, तब जब आपकी पार्टी भाजपा का मात्र संगठन अंग्रेजों के साथ खड़ा था, तो राजनाथ जी न आपके इतिहास के साथ, न आपके व्यक्तित्व के साथ ये बात नहीं जाती है। हम इतना कहना चाहते हैं कि आज दोनों इस दुनिया में नहीं, कम से कम उनका नाम लेकर झूठ बोलने का पाप मत करिए। हमें तो एक ही ऐतिहासिक दस्तावेज का पता है, उस दस्तावेज के अंदर आरएसएस को बैन करने के लिए सरदार पटेल जी ने चिट्ठी लिखी थी और सरदार पटेल जी ने उनके क्रियाकलापों को उजागर किया था। और सरदार पटेल अगर होते तो ये पैदा ही ना होते, ये वहीं खत्म हो गए होते। ये तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे जिन्होंने बड़ा दिल कर करके श्यामा प्रसाद मुखर्जी को भी सरकार में शामिल किया, इनके ऊपर से बैन हटाने का काम किया। सरदार पटेल ने तो आपको रोका था कि आप नफरत मत करिए जिस विचारधारा के वाहक आप हैं। सरदार पटेल की चिट्ठी है। पहली चीज तो ये राजनाथ जी के स्तर का बयान नहीं है, उनको उनकी जो मर्यादा है उसको बचाने की जिम्मेदारी भी उन्हीं की है। मोदी जी इस तरह का बयान दें तो समझ में आता है,
लेकिन कम से कम रक्षा मंत्री जी को बचना चाहिए। उनकी छवि बड़ी संजीदा है। पंडित नेहरू इस देश का एक ऐसा नाम है जिसने 10 साल से ज्यादा इस देश की आजादी के लिए अंग्रेजों की जेल में काटा, जिनके पिता जेल में रहे, जिनकी बेटी जेल में रही अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हुए, जिनके दामाद जेल में रहे, जिसका पूरा परिवार अंग्रेजों के खिलाफ स्वतंत्रता संग्राम में लड़ता हुआ जेल गया हो, उसको आप इस तरह की ओछी राजनीति का शिकार मत बनाइए और उसे इस दलदल में मत घसीटिए, और आप खुद भी उस दलदल में मत उतरिए जिसमें आपकी पूरी पार्टी कूदी हुई। कहाँ है उनके पास, कौन सा तथ्यात्मक प्रमाण है उनके पास इस बात का? कोई ऐतिहासिक एविडेंस है उनके पास? अगर है तो देश के सामने रखें। यानी कांग्रेस साफ साफ पूछ रही है कि राजनाथ सिंह ने जो बयान दिया है इसका उनके पास क्या तथ्यात्मक सबूत है। इसका जवाब बीजेपी की ओर से दिया गया। पार्टी के राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उस किताब का जिक्र किया जिसे पढ़कर राजनाथ सिंह ने नेहरू और पटेल को लेकर बयान दिया था। मुझे लगता है कि कांग्रेस के नेता अपने नेताओं के बारे में जानकारी लेने का आदत छूट गई है, पढ़ना लिखना छोड़ दिया है। नेहरू गांधी के बारे में भी उन्हें नहीं पता होता है। जो माननीय राजनाथ सिंह जी ने कहा है उसका सोर्स है द इनसाइड स्टोरी ऑफ सरदार पटेल, डायरी ऑफ मनीबेन पटेल, पेज नंबर 24। अगेन आई एम कोटिंग द बुक, द इनसाइड स्टोरी ऑफ सरदार पटेल, द डायरी ऑफ मनीबेन पटेल, और जिसमें 1936 से लेकर 1950 तक के उनके तमाम करेस्पॉन्डेंस के बारे में लिखा हुआ है। जाहिर है बात इतिहास और सियासत की है तो इसमें अपना अपना दावा पुख्ता और मजबूत करने के लिए कई पन्ने पलटे जाएंगे, जिसकी तथ्यात्मक सच्चाई जो भी हो, लेकिन एक सवाल जरूर उठेंगे कि आखिर उन बातों का आज की तारीख में क्या लेना देना जो अब अतीत बन चुका है। ये बात खुद राजनाथ सिंह में जानते हैं, तभी तो आज जब वो संसद भवन पहुंचे और मीडिया वालों ने जब उनसे इस बारे में सवाल पूछा तो वो खुद को खामोश रहना ही बेहतर समझे। रिपोर्टर उनसे सवाल पूछते रहे, वे कैमरे के सामने कुछ सेकंड के लिए खड़े भी हुए, लेकिन बिना एक शब्द कहे आगे बढ़ गए वहां से। आपके बयान पर बड़ा विवाद घेर रहा है कि ऐसा नहीं था, फैक्ट चाहिए, किस आधार पे ये बयान दिया गया? सर वो आपने जो बयान दिया था बाबरी मस्जिद वाला, उस पर विपक्ष कह रहा है, विपक्ष कह रही है कोई आधार नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं। अब राजनाथ सिंह के पास कोई जवाब था नहीं, जबकि कल ही उन्होंने गुजरात के वडोदरा में आयोजित एक कार्यक्रम में पंडित नेहरू और पटेल को लेकर बयान दिया था। अब दरअसल कल राजनाथ सिंह वडोदरा में सरदार पटेल की 150वीं जयंती को लेकर गुजरात सरकार की यूनिटी मार्च में शामिल हुए थे। यह यूनिटी मार्च सरदार पटेल के जन्मस्थान करमसार से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक निकाला जा रहा था, जो 6 दिसंबर को समाप्त होगी। अब इसी कड़ी में कल राजनाथ सिंह ने सांथली गांव में सभा को संबोधित किया था। उनके बयान को लेकर कांग्रेस की ओर से कई तरह की प्रतिक्रियाएं और तर्क दिए जा रहे हैं। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने तो यहां तक कहा कि बाबरी मस्जिद जब बनी थी तब नेहरू जी का जन्म भी नहीं हुआ था, और तो और जब पटेल जी का निधन हुआ उसके कई सालों बाद तक नेहरू जी सत्ता में रहे, उन्होंने बाबरी मस्जिद बनाई क्या? क्योंकि तब तो सरदार पटेल नहीं थे रोकने वाले। ये अजीब सी बातें करते हैं साहब। नेहरू जी ने बाबरी मस्जिद, अरे भाई बाबरी मस्जिद कब बनी थी? 1560 में बनी होगी शायद। नेहरू जी कब पैदा हुए थे? सरदार पटेल जी की मृत्यु कब हुई थी? 1950 में हुई थी। उसके 14 साल बाद भी नेहरू जी तो थे ना। बनाई क्या बाबरी मस्जिद? तब तो सरदार पटेल नहीं थे ना रोकने वाले। तो राजनाथ सिंह जी को चाहिए कि मोदी के राह पे ना चलें। भाजपा में को बहुत बड़ा नुकसान मोदी जी करके जा रहे हैं। अब पीछे पीछे सब भी उसी रास्ते पे चले जाएंगे तो हमें तो कोई नुकसान नहीं, हमें तो फायदा ही है। पार्टी को खत्म करिए, हमें क्या। अब इन सबके बीच एक सवाल तो यह है और यह बनता है कि आखिर कब तक मौजूदा सत्ताधारी पार्टी बीजेपी पंडित नेहरू के नाम पर राजनीति करती रहेगी? आखिर बीजेपी नेताओं के सिर से पंडित नेहरू का
नाम उतरता क्यों नहीं? आखिर कब तक अतीत की बातें करके मौजूदा सरकार देश की आवाम को मौजूदा हालात बयां करने से भागती रहेगी? पिछले साल ही संसद के शीतकालीन सत्र में कुछ ऐसे ही कड़वे सवाल कांग्रेस महासचिव और सांसद प्रियंका गांधी ने पूछे थे। सत्ता पक्ष के मेरे साथी ज्यादा से ज्यादा अतीत की बातें करते हैं। 1921 में क्या हुआ, कब हुआ, नेहरू जी ने क्या किया। अरे वर्तमान की बात करिए, देश को बताइए आप क्या कर रहे हैं, आपकी जिम्मेदारी क्या है? कि सारी जिम्मेदारी जवाहरलाल नेहरू की है। खैर, एक तरफ जहां राजनाथ सिंह के बाबरी मस्जिद को लेकर पंडित नेहरू की सोच वाले बयान पर कांग्रेस आग बबूला हो गई, तो वहीं कांग्रेस के एक मुख्यमंत्री के बयान पर भारतीय जनता पार्टी और हिंदू संगठनों ने मोर्चा खोल दिया। दरअसल बात है तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के बयान की। हिंदू देवी देवताओं को लेकर के एक ऐसा बयान दिया, इससे विवाद छिड़ गया। आरोप है कि रेवंत रेड्डी ने हिंदू धर्म में कई भगवान होने और उन्हें अलग अलग तरह के लोगों द्वारा अलग अलग तरीके से माने जाने का मजाक उड़ाया है। ఇందులో అన్ని రకాల మనస్తత్వాలు ఉన్నోళ్ళు ఉంటారు. హిందువులలో ఎన్ని దేవతలు ఉండరు, ఎంతమంది దేవుళ్ళు? 3 కోట్లు ఉండరా? ఎందుకున్నాయి? పెళ్లి చేసుకోవడానికి హనుమంతుడు ఉన్నాడు, 2 పెళ్లిళ్ళు చేసుకునేటోనికి ఇంకొక ఆయన దేవుడు ఉన్నాడు, మందు తాగేటోళ్ళకి ఓ దేవుడు ఉన్నాడు, ఎల్లమ్మ, పోషమ్మ, మైసమ్మ, కళ్ళు కొయ్యాలి, కోడి కొయ్యాలి అనేటోళ్ళకు ఉండరు, పప్పన్నం తినేటోళ్ళకు కూడా దేవుడు ఉండు. అవునా? అన్ని రకాల దేవుళ్ళు ఉన్నారు. कांग्रेस नेता और तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के इस बयान ने भारतीय जनता पार्टी और हिंदू संगठनों को बैठे बिठाए एक नया मुद्दा दे दिया। रेवंत रेड्डी के इस बयान को बीजेपी ने फौरन हाथों हाथ लपक लिया। पार्टी की ओर से बाकायदा इस मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। पार्टी प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने रेड्डी के बयान को कांग्रेस के अंदर भारतीय संस्कृति से जोड़कर करारा हमला बोला। कांग्रेस पार्टी के अंदर भारतीय संस्कृति और हिंदू धर्म के प्रति किस सीमा तक अवमानना, तिरस्कार और घृणा भरी हुई है, वो बरबस छलक कर सामने आ जाता है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री श्री रेवंत रेड्डी ने जिस प्रकार से हिंदू देवी देवताओं के बारे में अपमानजनक, अवांछनीय कमेंट किए हैं, उसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। इतना ही नहीं, रेवंत रेड्डी के बयान के खिलाफ हैदराबाद में बीजेपी की महिला विंग समेत पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं ने जमकर विरोध प्रदर्शन भी किया। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में भी ले लिया। जो हिंदू हिंदुत्व। इतना ही नहीं, वीएचपी ने भी रेवंत रेड्डी के बयान पर करारा हमला बोला। उन्होंने कांग्रेस की मानसिकता पर सवाल उठाते हुए रेड्डी समेत कांग्रेस आलाकमान को इस पर माफी मांगने की मांग की है। हाँ, तो डिक्लेयर करा दे कांग्रेस पार्टी को मुस्लिम लीग कांग्रेस पार्टी। ये सारी भाषा वही बोलेगा जो औरंगजेब के खानदान से जुड़ा होगा। कांग्रेस हो या कांग्रेसी कोख से जन्मे अनेक राजनीतिक दल, अब तो राज्य के मुख्यमंत्री भी बोलने लग गए। जो हिंदू हिंदुत्व, हिंदू मानवेंद्रियों, हिंदू आस्था के केंद्रों, उनके देवी देवताओं पर लगातार आघात कर रहे हैं। सनातन को नेस्तनाबूद करने वाली ये पूरी गैंग अभी बेनकाब हो चुकी है। कांग्रेसी आलाकमान को अविलंब माफी मांगनी चाहिए और साथ ही साथ आगे के लिए इस बात को प्रण करें कि हिंदू मानवेंद्रियों और हिंदू आस्था के केंद्रों पर बार बार आघात जो है अब हिंदू समाज सहन नहीं करेगा। इस बात को समझ लेना,
तेलंगाना की जनता बेहद आहत है। दरअसल रेवंत रेड्डी मंगलवार को हैदराबाद में एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। आरोप है कि इस दौरान उन्होंने हिंदू धर्म में कई भगवान होने की बात का मजाक उड़ाया था। अन्य रकाल దేవుళ్ళు ఉన్నారు। खैर, बीजेपी और विश्व हिंदू संगठनों का आरोप अपनी जगह है, लेकिन रेवंत रेड्डी ने जो बयान दिया उसे अगर हिंदू धर्म में अपनी आस्था रखने वाले लोगों के हिसाब से देखें तो लगभग ऐसा ही है। अपने अपने हिसाब से लोग अपने अपने आराध्य देव को पूजते हैं। ज्यादातर अविवाहित युवक हनुमान जी को और युवतियां भोलेनाथ को पूजती हैं। इस तरह धन और वैभव के लिए लोग मां लक्ष्मी को पूजते हैं। ज्ञान और वृद्धि के लिए मां सरस्वती की पूजा की जाती है। मां दुर्गा और मां काली की पूजा करने वाले भी अलग अलग लोग होते हैं और महादेव का आराध्य करने वाले ज्यादातर लोग एक खास तरीके से उनकी पूजा अर्चना करते हैं। हालांकि जिस तरीके से और जिस लहजे में सीएम रेवंत रेड्डी ने इस मुद्दे पर बयान दिया, उस पर सवाल उठना भी लाजमी है। और ये कोई पहला मौका भी नहीं है जब रेवंत रेड्डी का कोई बयान विवादों में रहा हो, विवादों में घिरा हो और बीजेपी को कांग्रेस पर हमला करने का मौका दे दिया हो। पिछले दिनों जुबली हिल्स का उपचुनाव था। रेवंत रेड्डी कांग्रेस का मतलब मुसलमान और मुसलमान का मतलब कांग्रेस बता चुके हैं, यह उनका बयान था। अब इसी साल अगस्त 2025 का एक बयान आपको बताते हैं। दिल्ली के जंतर मंतर पर राहुल गांधी के विरोधियों के लिए उन्होंने कहा था कि राजनीतिक मौत हो जाए, यह विवादित बयान। इससे पहले 2023 में उन्होंने तेलंगाना का डीएनए कहा कि बिहार से बेहतर है। अब इसने भी देश की राजनीति में खलबली मचा दी थी। कई बयान हैं। आगे बढ़ते हैं, अब दिल्ली की बात करते हैं। दिल्ली में संसद भवन के बाहर आज विपक्षी सांसदों की एक अनोखी तस्वीर देखने को मिली। ये तस्वीर आपकी हमारी एक तरीके की दास्तां बताने के लिए काफी। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा नजर आ रहे हैं, तमाम साथियों के साथ मास्क पहने संसद भवन के गेट के अंदर नजर आए। ये देखिए। इनके अलावा कांग्रेस सांसद इमरान मसूद अब आपको दिखाते हैं। संसद परिसर में वो पहुंचे, हाथ में था सिलेंडर। ये दीपेंद्र हुड्डा, फिर इमरान मसूद, हाथ में सिलेंडर। अब दोनों को सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही थी। कांग्रेस के दोनों सांसद हैं। अब इस कारण उन्होंने मजबूरन ऐसा किया। ये देखिए, सिलेंडर आ गया। ये इमरान मसूद, उससे पहले दीपेंद्र हुड्डा थे, उन्होंने मास्क पहना हुआ था। क्या कुछ कहना था, सुनते हैं। प्रदूषण जानलेवा हो चुका है, वायु प्रदूषण जानलेवा हो चुका है। अब आपका और हमारा बिना इस तरह के मास्क के सांस लेना दूभर हो गया है। इसीलिए पहन के आए। आज कार्यस्थगन प्रस्ताव मैंने दिया वायु प्रदूषण पे। प्रधानमंत्री जी इसमें पहल लें, सारे मुख्यमंत्रियों को बुलाया जाए और एक परियोजना देश के सामने रखी जाए वायु प्रदूषण से छुटकारा पाने के लिए। वायु प्रदूषण जानलेवा हो चुका है। आज हरियाणा में, दिल्ली में लोग सांस नहीं ले पा रहे। मीटिंग कर चुके हैं और ये छठी मीटिंग है उनकी, और तमाम स्टेट्स को भी प्लान भेज दिए गए हैं जिससे पॉल्यूशन कंट्रोल हो। देखिए, मैडम गांधी ने आज एक आर्टिकल लिखा और उसमें उन्होंने बताया कि अरावली हिल्स को जिस तरीके से तबाह किया जा रहा है, अगर अरावली हिल्स को तबाह कर देंगे तो बचेगा कि नहीं। दिल्ली के अंदर पॉल्यूशन की स्थिति इतनी खराब होगी कि हर आदमी के हाथ में सिलेंडर होगा और जगह जगह ऑक्सीजन के बूथ बने होंगे और लोगों को दौड़ करके ऑक्सीजन के लिए भागना पड़ेगा। ये स्थिति रोज बोलती हूँ कि सबको इकट्ठा होकर कुछ करना चाहिए। राजनीतिक मामला नहीं है, ये सबको इफेक्ट कर रहा है। इसको हमें सीरियसली लेना चाहिए। चर्चा होनी चाहिए पार्लियामेंट में, और चर्चा के अलावा ठोस जो एक्शन है वो लेना चाहिए। सबको इकट्ठे होकर लेना चाहिए। अब ये तो एयर कंडीशन स्टूडियोज है, बाहर आम सड़क भी है, संसद भी है, सांसद भी है। उम्मीद की जाती है कि ये सवाल उठाएंगे कि थोड़ी सी बात करने में भी गला अटकता है, खांसी आने लगती। क्यों? क्योंकि AQI 400 के पार है। होना चाहिए 20, 25, 30 के आसपास, जो कि स्वच्छ हवा एक भारत में एक आदमी के लिए और एक व्यक्ति के लिए और एक ऐसे लोकतंत्र के लिए अगर कोई सबसे बड़ी प्रायोरिटी, सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए और सबसे बड़ा कोई मसौदा होना चाहिए तो वो साफ हवा होनी चाहिए।
इसी सच के साथ आपको छोड़े जाते हैं, क्योंकि आज सबसे बड़ा मुद्दा कहाँ बाबरी था और कहाँ भगवान और कहाँ तमाम चीज़ें था, लेकिन मुद्दा होना चाहिए साफ हवा। तो फिलहाल जो कहेंगे सच कहेंगे आज के इस एडिशन में इतना ही। फिर आपसे होगी मुलाकात, फिर करेंगे मुलाकात, आपको छोड़े जाते हैं फिलहाल सुपर 30 के साथ। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं।